हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेएस बायोलॉजी क्लासेस। मैं ज्योति सिंह। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन कैसे हुआ है, जो हम बोल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है, हमें ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेलिज है जो सेल के अंदर में पाया जाता है, एक ऑर्गेनेलिज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें याद रखना है कि एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया दो डब्बों के अंदर में बंद रहता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहले हम जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया आया कहाँ से है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन जो हम पढ़ेंगे, हम उस थ्योरी को बोलते हैं इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन में हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन को पढ़ेंगे। ये इंटरेस्टिंग है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था। इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन में हम एक बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक प्रोकार्योटिक सेल है। इस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था वो प्रोकार्योटिक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। जब धीरे धीरे एवोल्यूशन होने के कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होने लगा, प्रेजेंट पाया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रोकार्योटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन से हमें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और एक और सेल ऑर्गेनेलिस है क्लोरोप्लास्ट, जो कि कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था। प्रोकार्योटिक सेल में हम जानते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, सर्कुलर स्मॉल डीएनए होता है, वो एक न्यूक्लियस के अंदर में नहीं बंद है। तो वही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है। प्रोकार्योटिक सेल का डीएनए जो होता है स्मॉल होता है और सर्कुलर होता है। ये डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है जो सर्कुलर है और स्मॉल इन साइज है। और हम जानते हैं यूकार्योटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा है, जो कि एक प्रोकार्योटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी प्रोकार्योटिक सेल की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोकार्योटिक सेल में हमने पढ़ा है कि प्रोकार्योटिक सेल में 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो 70S है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का आरएनए होता है, खुद के अंदर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रोकार्योटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था, जो हमें इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन से पता चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन है। हमें ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल यूनिट मेम्ब्रेन। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है। बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, इनर वाले जो अंदर में ये वाला मेम्ब्रेन है जिसमें फोल्डिंग दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर फॉस्फोलिपिड्स। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इसमें फॉस्फोलिपिड ज़्यादा प्रेजेंट रहता है कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की जो बनावट हुई है वो फॉस्फोलिपिड केमिकल से हुई है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा प्रेजेंट रहता है कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट है। अब इनर मेम्ब्रेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन में देखिए हमें फोल्डिंग देखने को मिल रहा है। इस फोल्डिंग को हम बोलेंगे क्रिस्टे। तो inner membrane is folded into a number of finger like cristae.
इनर मेम्ब्रेन में जो हमें ये फोल्डिंग दिख रही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। अब देखिए ये इनर मेम्ब्रेन में जो ये फोल्डिंग देखने को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसने अपनी सजावट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड कर दिया, ऐसा नहीं किया है इसने सोच के। यहाँ पे इस फोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग हो रहा है इसका कोई रीज़न है। जब कोई मेम्ब्रेन फोल्ड जब होने लगता है तो ये अपनी सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या जानते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तभी वो एटीपी हमारा बॉडी यूज़ करता है एनर्जी के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन के बाहर देखिए, इनर मेम्ब्रेन पे डॉट डॉट रेड रेड कलर का डॉट दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करता है। इसलिए इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। जितना फोल्डिंग होगा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पे एंजाइम्स भी यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो एंजाइम्स को भी अपना सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हमें फोल्डिंग क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर तरफ वाले फेस को हम सी फेस बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का ये बाहर वाला फेस है, इस फेस को हम बोलेंगे सी फेस। और अंदर ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले फेस को, इस वाले फेस को हम बोलेंगे एम फेस। और एम फेस में क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। सेल, हम जानते हैं कि सेल में फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो फ्लूइड पाया जा रहा है, तो यहाँ पे सब फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारा कौन से फेस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस फेस में मैट्रिक्स पाया जाता है? तो ये एम फेस में मैट्रिक्स पाया जाता है। अब इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया है मैनी इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी पहले कुछ देर पहले बोला कि इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया है मैनी इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ईटीएस। ईटीएस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। इसका हम यूज़ जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या जाना, मैंने अभी क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, मतलब खुद की जेनेटिक मटेरियल होती है उसके पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है जो 70S है। तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाने में काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोई बाहर से जो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उस राइबोसोम की प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म रहेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेलिज है, सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में यूकार्योटिक सेल के पास भी जो राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये राइबोसोम क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो प्रोटीन बनाएगा, और इस प्रोटीन का जो यूज़ है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा। इसे इस साइटोप्लाज्म की प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, यूजेस नहीं है,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम भी क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोटीन का यूज करेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या समझ आया, इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद का आरएनए है, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल पे डिपेंड नहीं है कि तुम प्रोटीन बनाओगे तब मैं वो प्रोटीन लूँगा, मेरे पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। इस रीज़न से इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस सेल का मतलब है ये माइटोकॉन्ड्रिया ना कंप्लीटली किसी पे डिपेंड नहीं है, वो आधा काम खुद परफॉर्म कर सकता है। तो दो सेल ऑर्गेनेलीज है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था। तो हमें क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा उसका खुद का डीएनए होगा, खुद का आरएनए होगा, राइबोसोम होगा। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे सेल ऑर्गेनेलीज है, सेमी ऑटोनोमस सेल है, क्योंकि इसे प्रोटीन किसी की डीएनए की जरूरत नहीं है, किसी की आरएनए की जरूरत नहीं है, खुद अपने प्रोटीन को बना सकता है, किसी कंप्लीटली किसी पर डिपेंड नहीं है। अब हम जान चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था। तो इस रीजन से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप क्वेश्चन आता है उस सेल ऑर्गेनेलीज, टू सेल ऑर्गेनेलीज का नाम बताइए जो सेल विद इन सेल है। तो सेल विद इन सेल का मतलब क्या है, सेल विद इन सेल, प्रोकार्योटिक सेल विद इन यूकार्योटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का भी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पहले कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हम जान चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था। एक बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से ये बना है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यूकार्योटिक सेल में आज प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था, मानो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था। तो इस प्रोकार्योटिक सेल को क्या हुआ, किसी यूकार्योटिक सेल ने इनगल्फ कर लिया। यूकार्योटिक सेल ने, ये हमारा यूकार्योटिक सेल है, ये हमारा यूकार्योटिक सेल है। और प्रोकार्योटिक सेल में हम जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए है, खुद का राइबोसोम है 70S। यूकार्योटिक सेल ने क्या किया, इसे इनगल्फ कर लिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ना एक सेल के अंदर जाके रहने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जा रहा है, सेल विद इन सेल बोला जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकार्योटिक सेल के अंदर जाके रहने लगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन सेल एंड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। सेल विद इन सेल का मतलब है प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। विद इन यूकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक सेल के अंदर में हमें प्रेजेंट दिख रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और एक और सेल ऑर्गेनेलीज है क्लोरोप्लास्ट, उसे सेल विद इन सेल बोला जाता है। और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज का एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हमने इसके स्ट्रक्चर और इसके हर एक पार्ट के बारे में जान लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हमारे बॉडी में, हमारे सेल में नहीं प्रेजेंट रहेगा तो ना हम चल पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना डांस कर पाएंगे, ना एक्सरसाइज, ना रनिंग कर पाएंगे, कुछ हम कैपेबल नहीं होंगे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म भी करते हैं तो बहुत ही धीरे, स्लो मोशन में करेंगे, क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना के दे रहा है। और ये एटीपी का क्या फुल फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी को क्या हम बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल का एनर्जी करेंसी बोला जाता है। जैसे हमारे पास अगर पैसे हैं तो हमारे पास बहुत एनर्जी है कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बना रहा है ना, ये भी एक पैसे की तरह है।
जब तक हमारे सेल के पास ये एटीपी रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, अपने एनर्जी को खर्च करेंगे, जैसे हम पैसा खर्च करते हैं। अगर एटीपी नहीं रहेगा तो हम अपने एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे, आलसी की तरह बैठे रहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी बना कैसे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, जो हमने ग्लूकोज लिया, हमने खाना से ग्लूकोज लिया, फूड से ग्लूकोज लिया, ये ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। C6H12 का ब्रेक डाउन हो गया पायरोवेट में, पायरोवेट में ब्रेक डाउन हो गया है, ये चेंज हो गया है पायरोवेट में। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, इसको मिटाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में प्रेजेंट है हमारा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, जो हमने फूड से ग्लूकोज लिया है, ये ग्लूकोज चेंज हो गया है पायरोवेट में। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का है, पायरोवेट हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। जब ग्लूकोज पायरोवेट में चेंज होता है, यहाँ पे कोई एनर्जी, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। when glucose is changed into 3 carbon compound that is pyruvate, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। और ये पायरोवेट क्या करता है, ये पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को पार करते हुए मैट्रिक्स में पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। जैसे ये पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, इसके हर एक बाउंड का ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पे बन जाता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और इन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे हमें देखने को मिल रहा है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एटीपी बनाने में हेल्प करता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एक साइकिल चलता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि क्रेब साइकिल कहाँ पे परफॉर्म होता है, सेल के अंदर में, सेल के साइटोप्लाज्म में क्रेब साइकिल परफॉर्म हो रहा है, या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट परफॉर्म हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में क्रेब साइकिल परफॉर्म होता है। इस क्रेब साइकिल और ईटीएस के कारण हमें एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें 38 एटीपी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी बनाता है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे क्रेब साइकिल और ईटीएस में ऑक्सीजन का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जब ग्लूकोज पायरोवेट में 3 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज हुआ, ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की यूज़ नहीं हो रही है। जब ये पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में पहुंच गया तो यहाँ पे एक साइकिल परफॉर्म हो रहा है, क्रेब साइकिल जिसे हम बोल रहे हैं। ये क्रेब साइकिल और इनर मेम्ब्रेन पे एटीएस सिस्टम प्रेजेंट है। ये दोनों मिलके क्या करता है, एटीपी का 38 एटीपी का एक मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, जो बहुत ज़्यादा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करवा के हमें सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने की ताकत देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, और एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी। एटीपी को पैसा माना गया है, खर्च करो जब तक आपके पास एटीपी है। और क्या होता है, कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी वर्क करने लगते हैं, पागलों की तरह काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमें हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा सेल क्या करेगा, कुछ देर तक तो काम करेगा ना, जब तक हम थके नहीं हैं। तो हमारे मसल्स में क्या होने लगता है,
बिना ऑक्सीजन का ये एटीपी बनना शुरू हो जाता है। जब हमारे मसल सेल में बिना ऑक्सीजन का एटीपी बनने लगता है तो उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, मसल सेल में क्या हो रहा है, मसल सेल में क्या हो रहा है, ये वाला एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है। बस हमने क्या पढ़ा, ये वाला साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरोवेट 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो पायरोवेट में चेंज हो जाता है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे बस यही वाला प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये पायरोवेट का ब्रेक डाउन होता है तो हमारे ब्लड मसल सेल में ना लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमें थकावट होने लगता है, हमें फैटिक होने लगता है, क्योंकि हमारे मसल सेल में क्या हो गया है, लैक्टिक एसिड जमा हो गया है। और जब हम थक जाते हैं तब हमें बोला जाता है गर्म तेल की मालिश लेने के लिए, या हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं या गर्म तेल की मालिश लेते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से लैक्टिक एसिड फैल जाता है। लैक्टिक एसिड लीवर में जाके, लैक्टिक एसिड फिर लीवर में जाता है, लीवर उस लैक्टिक एसिड को क्या करता है, ग्लूकोज में अगेन चेंज कर देता है। लैक्टिक एसिड लीवर में गया, लीवर ने क्या किया, उस लैक्टिक एसिड को 80% लैक्टिक एसिड को अगेन ग्लूकोज में चेंज कर देता है। फिर हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा सेल क्या करता है, उस ग्लूकोज को फिर एनर्जी बनाने में काम करता है। तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। तो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का यही है, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना, हमें एटीपी प्रोवाइड करवाना, हमें डांसिंग के लिए एटीपी देना, रनिंग करने के लिए एटीपी देना, बोलने के लिए एटीपी देना, लिखने के लिए एटीपी देना, हमें पढ़ने के लिए एटीपी देना। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करने का साइट है। तो आज हमने जान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था, एक और सेल ऑर्गेनेलीज है, क्लोरोप्लास्ट भी कभी प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था, जो कि फिर एक दूसरे सेल के अंदर जाके रहने लगा, यूकार्योटिक सेल के अंदर जाके रहने लगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन सेल बोला जाता है। प्रोकार्योटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली किसी पर डिपेंड है ही नहीं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज भी बोला जाता है। हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनसीईआरटी की बुक में जो भी बातें बोली गई है, सारी बातें बता दी गई है। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।